हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो डीएलएड का एग्जाम होना है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, उसका जो है बोर्ड का एग्जाम की डेट आ गई है और कॉलेज में आपके बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 13 तारीख को आपका लास्ट डेट है। उसके बाद ही 2-3 दिन बाद ही क्या होगा कि आपका जो है एडमिट कार्ड की मतलब लिस्ट भी आ जाएगी कि आपका एग्जाम कब से होना है। ठीक है, यानी टाइम टेबल आ जाएगा। तो आपके पास कुल मिला के जितना कि अनुमान लगाया जा रहा है, आपके पास लगभग 20 दिन है। कम से कम 20 दिन है। ज्यादा से ज्यादा नहीं बोल सकते, 20 से 18 दिन हो सकता है, लेकिन 20 से ज्यादा दिन नहीं है। तो इसी के एग्जाम को इतना नजदीक देखते हुए उन बच्चों के लिए सीरीज चलाई जा रही है जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश। तो आपके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। आप इसके द्वारा पढ़ के लगभग 30 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। जो 50 नंबर के क्वेश्चन है उसमें 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं, और बाकी जो 25 नंबर है वो भी आप आराम से 20 नंबर तक ले आ सकते हैं, क्योंकि जो सीरीज चलाई जा रही है उसमें आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे और अतिलघु क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आप इस सीरीज को ही बार बार रिवीजन कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो भी आप आराम से जो है अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और एक इंफॉर्मेशन है कि आपका इसके पहले जो है पेपर 1 जो है आपका वर्तमान भारतीय समाज, उसमें आपका बहुविकल्पी हो गया है, अतिलघु हो गया है। बहुविकल्पी में लगभग 250 से भी ज्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं, और अतिलघु में भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो अब ये जो सीरीज चल रही है वो आपका पेपर 2 है, जो आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसकी क्लासेस चल रही है। तो ये आपका पार्ट 2 है। इसका जो है एक क्लास हो चुका है और ये जो है चल रहा है पार्ट 2। तो ये है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पार्ट 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पे जरूरत होगा वहां पे मैं एक बार आपको डिटेल में बता दूंगी, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर मैं सभी मतलब कि आपका जो ऑप्शन है उस पर चर्चा करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। बाकी जो बहुत मेन होगा उसको मैं यहाँ बता दूंगी, नहीं तो अतिलघु जब होगा तो वहां पे बिल्कुल विस्तार से बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो आपका 2004 से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केजीबीवी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? ये जो आपका है एक संचालन समिति है, इसमें कौन नहीं है? तो इसमें आपके डीएम भी रहते हैं, सीडीओ भी रहते हैं और बीएससी भी रहते हैं। आपके डीआईओएस नहीं रहते हैं, तो पूछा है नहीं, तो नहीं वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए ये सब जो है ना, ये केजीबीवी हो गया, एनपीईजीएल हो गया, इसका मैं एक क्लास लूंगी आपका लास्ट में, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आपका ये बीईपी क्या है, ठीक है, आपका ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बताना उचित भी नहीं है। मिड डे मील हो गया, इन सब के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। तो अभी सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव में ऐसे पढ़ लीजिए, फिर उसकी एक अलग से स्पेशल क्लास वही चलाई जाएगी, तो आप उसको देखिएगा और आप आराम से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, NPEGEL का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। NPEGEL का फुल फॉर्म पूछा है जी, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, ये आपका NPEGEL का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? देखिए, जो आपका NPEGEL है ना, एक ये मतलब कि आपका ये एक योजना है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे कि अभी आप लोगों ने इसमें देखा कि इसका फुल फॉर्म है कि नेशनल
जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ठीक, तो इस परियोजना में क्या होता है कि इसमें जो है बालिका की शिक्षा को जो है मतलब सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, ये परियोजना है एक एनपीईजीएल, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालिकाओं को शिक्षा किससे संबंधित उनको सुविधाएं दी जाती हैं। और जो इसमें जो मतलब होती हैं, मतलब जिन बच्चियों की या लड़कियों को जो शिक्षा दिया जाता है या विद्यालय जो है वो 1 से 8 क्लास के बच्चों तक के लिए होता है। इनमें क्या क्या होती हैं ये सुविधाएं? पुस्तकालयों की स्थापना, निशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था, यानी सभी व्यवस्थाएं होती हैं। अभी सिर्फ एक बार ऐसा आप सरसरी नजर से एक बार समझ लीजिए कि आपका एनपीईजीईएल एक परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत उन सभी बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है जो किसी कारणवश गरीबी की वजह से या किसी मतलब ऐसे वर्ग से आती हैं कि निचली वर्ग से आती हैं, या वो पढ़ने में सक्षम नहीं है किसी कारणवश, तो उनको क्या होता है, शिक्षा दी जाती है। और वो शिक्षा 1 से 8 क्लास के बच्चों की ये सुविधाएं दी जाती है। ठीक, तो ये सारी सुविधाएं जो है इन क्लस्टर विद्यालय में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो विषय संबंधी कैंप, मतलब कि जो भी बच्चा जिस विषय में कमजोर है उससे संबंधित आपका कैंप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसीसीई किस वर्ष के बच्चों के लिए है? ठीक है, क्या है आप, ईसीसीई किस वर्ष के बच्चों के लिए है? तो ये किसके लिए है आपका, 0 से 6 वर्ष के लिए। अब देखते हैं ये आपका सी सीई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये होगा, इसका फुल फॉर्म है आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड आपका एजुकेशन। ये आपका ईसीसीई का फुल फॉर्म है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो आपका जो समेकित बाल विकास है सेवाएं, ये आपका 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने सामाजिक विज्ञान शुरू किया या इतिहास शुरू किया होगा पढ़ना। तो ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1964। जो ये 66 दे दिया ना, मतलब इनका इतना समय का शासन, मतलब इतना वो टाइम तक था। ठीक है, तो जो आपका डाटा है वो कभी वैरी करता है, इसलिए इस तरीके से दे दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ 65 हो जाता है तो आप 65 पे टिक कर देते। देखिएगा ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया, तो आपका जो बाल अधिकार का प्रस्ताव है वह किसने पारित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची देखिए क्या होता है, समवर्ती सूची में आपका केंद्र भी आता है और राज्य भी आता है। ठीक है, ये समवर्ती सूची में ऐसे सारे विषय आते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा में आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पे सारे कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता आपका चार्ल्स ग्रांट जी को माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो आपका जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये आपका 21 क के अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो वुड का घोषणा पत्र आपका 1854 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? देखिए, इसमें ये नहीं पूछा है कि डायट की स्थापना कब हुआ था, यह पूछा गया है कि जो डायट की स्थापना हुई थी वह किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई थी। आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जैसे कि सबसे पहले 68 में, फिर 86 में, फिर आपका ऐसे आया 1901, फिर 2005, ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो समय समय पर संशोधित होके आता है, तो वही पूछा गया है जो आपका जनपद में डायट की स्थापना हुई है वह किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई है। तो आपका जो 1991 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत आपके डायट की स्थापना हुई है, ठीक, प्रत्येक जनपद में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, मतलब सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो कौन सा है? आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद। तो यह तीनों ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीईपी क्या है? तो बीईपी का फुल फॉर्म है आपका बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये बीईपी क्या है ना, अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि ये जो सारे क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, बीईपी हो गया, मिड डे मील हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान हो गया, इन सब का मैं एक आपका छोटी सी एक क्लास लूँ जिसमें सारे टॉपिक्स क्लियर रहेंगे और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी भी कि इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यमान भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य आप सभी को पता है कि बच्चों की नामांकन में वृद्धि, मतलब स्कूल में बच्चों के एडमिशन की नंबर में वृद्धि करना, ठीक है, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखने के लिए स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने 1992 में संशोधित कार्यन्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो कितने खंडों में बांटा है? आपके 23 खंडों में। जो बच्चों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा तो उन सब के लिए क्वेश्चंस नए नहीं होंगे, और जो सीरीज से पढ़ते हैं तो उनको ये सब सब नया लग रहा होगा। हाँ, जो डिटेल में पढ़ते हैं उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अच्छे से पता होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। तो आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसका सुझाव किसने दिया था? तो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ना, उसमें आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। और यहाँ पे हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन किया है, एक बार दिखा देते हैं, और जो प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना है, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 के तहत की गई थी। तो हर शिक्षा नीति में कुछ न कुछ स्थापना हुई है, तो वहीं से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति बहुत सारी आई हैं जब से हमारा ये देश आजाद हुआ है, तब से जो शिक्षा नीतियां बनी है अब तक का, तो बहुत सारी शिक्षा नीति संशोधित होके आई हुई है। तो उसमें हर एक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितनी शिक्षा नीति है और किसमें से क्या स्थापना हुआ है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आया है, उसको आप फिर से थोड़ा कंफर्म कर लीजिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। देश के प्रत्येक जनपद में आपकी जो डायट की स्थापना हुई है ना, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 के तहत हुई है, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, इसका जो सुझाव दिया गया वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनपीईजीईएल में किस कक्षा को अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो किसमें है? इसमें ऑप्शन में आपका 3 से 5 दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपका 1 से 8 तक की बच्चियों का जो है वो अध्ययन करने का प्रावधान है। तो आप प्रथम प्राथमिकता आप 1 से 8 क्लास की बच्चियों को ही देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 92, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत
कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? आपका जो जनसाला यानी लोगों के लिए जो कार्यक्रम है या बच्चों के स्कूल में या तो और जो संबंधित कार्यक्रम है उसके अंदर कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता मतलब जो फंडिंग दे रही है, ठीक, फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, तो वो कौन सी संस्था है? तो कौन सी संस्था है आपका? यूनिसेफ। ठीक है, कौन सी संस्था है आपका? यहाँ पे लिख दे रहे हैं यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए क्या होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है आपका, एक मिनट रुकिएगा, यूनिसेफ का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। देखिएगा, यूनिसेफ का, सही है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे लिख दे, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है वो जनसाला कार्यक्रम को क्या करता है? वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। तो कौन सा दिया गया है? 10+2+3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? तो कौन सी लागू की गई है? आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया है। आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है उसका सुझाव दिया गया था कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन देखते हैं 2015 में पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई? तो कौन सी लागू की गई है? आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है? मैं आपको एक वीडियो दूंगी, उसमें आपको सारी योजनाओं के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे, स्कूल चलो अभियान अंग है। तो स्कूल चलो अभियान आपका सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। आपका जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उस योजना का संबंध है आपके प्राथमिक बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी में लड़के नहीं पढ़ते, सिर्फ बच्चियां यानी बालिकाएं पढ़ती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया, तो कब किया गया था? मार्च 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? आपका लॉर्ड मैकाले जी का है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। जो आपका संपूर्ण साक्षरता अभियान है उसका प्रेरक वाक्य है आपका एक बढ़ाए एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना की गई। तो आपका जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट है उसकी स्थापना कब की गई थी? आपका 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई। तो जो आपका मिड डे मील योजना है वो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ था। यह सभी मतलब आपके भारत के सभी देश में लागू कर दिया गया था या प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन सबसे पहले जो है आपका तमिलनाडु जो राज्य है उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन अगर बन सकता है कि वह कौन सा पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम मिड डे मील योजना प्रारंभ की, तो वो आपका तमिलनाडु राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया?
तो किसे किया गया था? अनुच्छेद 21 क द्वारा, ठीक, 21 का क। और आपका 86वीं 86वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई के रटन पद्धति से मुक्त करना, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ये क्या है आपका? तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग देता है। तो आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको वित्तीय सहयोग आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों देता है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। और शिक्षा आपका कैसा है? आपका समवर्ती सूची है। ठीक है, और जो आपका समवर्ती सूची है इसमें आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बनाते हैं, इसलिए आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको जो वित्तीय सहायता दिया जाता है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में संविधान लागू किया गया। ये तो सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। तो शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निशुल्क रूप से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो आपका सार्वभौमिकरण कहलाता है। यानी जो आपका शिक्षा है वो चाहे जिस स्तर के लोग हो उनको सभी लोगों के पास और निशुल्क रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना आपका सार्वभौमिकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। क्या है आपका उद्देश्य इसका? शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जो है वो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत ये कराया जाता है। मतलब जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना है उसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं मतलब कि जो आवश्यक सामग्रियां हैं उनको क्या होता है इस योजना के अंतर्गत पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, फिर से यही रिपीट कर देते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना जो है वो आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो आपके 14% जनसंख्या जो है वो साक्षर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है तो किसके अंतर्गत होता है? आपके सृजनात्मक क्रियाकलापों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो आपका 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? मतलब कि ऐसी कौन सी वर्ग की बालिकाएं हैं जिनका शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर बने? तो अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। तो उपर्युक्त यानी जो ये तीनों हैं सभी वर्गों के लिए आपकी, चाहे इन चाहे वो बालिकाएं किसी वर्ग की भी हो, उनकी साक्षरता की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है तो किसके द्वारा है? राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। अभी मैंने ऊपर ये क्वेश्चन कराया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितने अंतराल के उपरांत
पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। तो कितने वर्ष के बाद है आपका? 5 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो कब रखा था? सन 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो किस स्तर के विद्यालय को? आपके पूर्व माध्यमिक विद्यालय। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, हार्श की समस्या से आशय है। तो हार्श की समस्या क्या होता है वो देखते हैं। बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, मतलब अगर कोई बच्चा है वह विद्यालय को बीच में ही छोड़ के चला जाता है तो उसको हार्श कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पटेल एक्ट संबंधित है। तो आपका जो पटेल एक्ट है वह संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिमाणात्मक वृद्धि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो आपका जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है उसका मतलब सिद्धांत है आपके पाठ्य चर्चा का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो आपका जो गोखले विधेयक है वो 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। तो किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राच्य पाश्चात्य वाद विवाद का जन्म हुआ। तो कब हुआ? आपके 1813 के आज्ञा पत्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके डीएस कोठारी। ठीक, तो ये जो है आपका कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो कब संचालित की गई थी? ये आपका नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। तो कहाँ की गई थी? वो केरल राज्य, यानी जो आपका ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जब स्थापना हुई थी उसके बाद जो सबसे पहला राज्य है वह जो संपूर्ण मतलब पूरी तरीके से साक्षरता दर को प्राप्त कर लिया था वह राज्य आपका कौन सा है? केरल है। और प्रेजेंट टाइम में भी केरल केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है अपेक्षा दूसरों राज्यों के। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो आपका जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यशपाल समिति का गठन किया गया। तो यशपाल समिति का गठन आपका वर्ष 1992 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित आपके महात्मा गांधी भी है, जाकिर हुसैन भी है और यस के सिन्हा भी है। नहीं पूछा है तो बीजी खेर जी जो है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो देखते हैं, बच्चों को विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना ये तो है ही, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना बिल्कुल है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना ये भी है, ये कुपोषण की समस्या को दूर करना ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। तो आपका जो शिमला शिक्षा सम्मेलन है उसका आयोजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। आपका जो समवर्ती सूची है उसमें शिक्षा को स्थान 1976 ईस्वी में दिया गया था।
शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया कब? 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1988 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। तो उत्तर प्रदेश में सभी के लिए जो शिक्षा परियोजना लागू की गई थी वो 17 मई 1993 को की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह हास्य कहलाता है। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? श्री यूएन डेवर जी थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। तो कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ब्रेल लिपि ऐसे बच्चों के लिए यह शिक्षा दी जाती है जो अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो यानी अंधों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया था? सन 1997 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। किसने दिया था? आपकी हरटांग समिति ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो आपका जो बेसिक शिक्षा अधिनियम है वह 1972 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो यह कब प्रारंभ किया गया था? सन 1958 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में किया गया? यहाँ अनुच्छेद नहीं पूछा, यहाँ धारा पूछा है। तो आपका धारा 45 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? तो सबसे मतलब कि जो 15 अगस्त 1995 में कौन सी योजना स्टार्ट या शुभारंभ हुआ था? तो आपका पोषाहार वितरण योजना यानी मिड डे मील योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, और वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया। ठीक है। तो क्या क्या सुझाव दिया था? लोकमत निर्माण करना, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था। तो ये आपका तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन कहते हैं। तो आपका जो हंटर कमीशन है वह भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन हुआ। तो कोठारी आयोग का गठन आपका 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो कब किया था? 16 दिसंबर 1990 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई को पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? आपके जो प्रोफेसर यशपाल समिति है, ये इसका गठन 1992 में हुआ था। इन्होंने जो है बच्चों का जो पढ़ाई का बोझ है उसको कम करने के लिए उस समिति का गठन किया गया था। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके जो प्रोफेसर यशपाल समिति है उनसे पहले छात्रों पर पढ़ाई का जो बोझ है उसके लिए किसने और चिंता व्यक्त की थी? तो आपके पटेल समिति ने भी किया था, एनसीईआरटी ने भी किया था और आचार्य राममूर्ति समिति ने भी किया था। तो उपयुक्त तीनों आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। ठीक है। तो कौन कौन सा है? बच्चों के प्रति दृष्टिकोण,
शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, अगला है शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। तो ये आपको तीनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? तो कब हुआ था आपके 1987-88 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने के लिए यह योजना थी? तो क्या थी ये? 1 से 8 तक के लिए। अगर यही आयु मतलब वर्ष पूछता तो 6 से 14 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम यानी विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है। तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक तैयारी पे भी दिया गया है, शैक्षिक तैयारी पे भी दिया गया है, और मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल यानी इन तीनों पर बल दिया गया है। ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या होता है इसको भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, अगला है पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया। देखिए जो आपका ये पोषाहार वितरण योजना है, ये या मिड डे मील योजना, यह मतलब क्यों प्रारंभ किया गया था? तो अब अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि बच्चों को देर तक रोकने के लिए, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, बच्चे स्कूल को बीच में छोड़ के ना जाए, उन सब के लिए। ठीक है, तो इसमें रोजगार बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए तो बिल्कुल नहीं, समुदाय को शामिल करने के लिए बिल्कुल नहीं। सबसे पॉजिटिव आंसर यही दिख रहा है कि नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो किस वर्ष बना था? सन 2009 में बना था। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। तो आपके जो चार्ल्स ग्रांट है उनके शैक्षिक प्रयास कौन कौन से थे? पहला तो भारत में विद्यालयों की स्थापना, ये तो था ही। दूसरा है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो दोनों ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए थे। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नियमित समय में स्कूल में उपस्थित होना, बिल्कुल। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, बिल्कुल। प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना। तो ये सारे जो हैं आपके दिए गए हैं। ये जो चौथा अध्याय, ये मैंने आपको चैप्टर 2 या 3 में पढ़ाया है कि जो आपका ये अधिनियम है उसके अंतर्गत सात सात अध्याय हैं और हर अध्याय में दिया हुआ गया है। तो ये चौथे अध्याय के बारे में पूछा है। तो ये तीनों जो है आपका पॉइंट चौथे अध्याय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी एनसीएलपी संचालित की गई थी आपके नवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाश एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है? मतलब जो बच्चे बीच में ही स्कूल को छोड़ के चले जा रहे हैं, उन सब को रोकने के लिए या बच्चों को कॉलेज में या स्कूल में रोकने के लिए या उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? तो छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, विद्यालय मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें ड्रेस, यानी यह तीनों आपकी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूपा का मुख्यालय है। तो न्यूपा का मुख्यालय आपके दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह बताया गया है कि शिक्षा जो है सभी के लिए इसका मेन मतलब लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपके 51 क के अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? तो आपका जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो वर्ष 2005 में गठित हुआ था। तो मैंने नॉन स्टॉप आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप इसको बार बार, एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आप ईयरफोन लगा के बार बार सुनेंगे
तो आपको क्वेश्चंस और आंसर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर एक दो बार वीडियो को सुनने के बाद एक बार या दो बार फिर आप बुक से अगर एक बार रिवीजन कर लिए तो 100% आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला ना कुछ किया। तो जैसे कि आप सभी को बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है मे बी आपके दिसंबर के लास्ट वीक में हो। तो इस वजह से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं या वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी एक लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा की अगली क्लास होगी उसमें हम अतिलक उत्तरी प्रश्न करेंगे। अतिलक उत्तरी की जो प्रश्न है इसका हम 2 क्लास लेंगे। उसके बाद एक आपका छोटा सा मैराथन रहेगा जिसमें हम सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।